सो ये गाइस, दिस इज विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम अपने जो चैप्टर हमारा सेकंड चल रहा था उसके आगे हम देखेंगे। तो अभी हम पहले यहाँ तक पढ़ चुके थे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने ये सब किया था और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। यह आज का हमारा सेकेंड क्लास है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप। हम भारतीय उपमहाद्वीप जो है उसका प्राकृतिक स्वरूप किस तरीके से है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने भारत के प्राकृतिक विभागों के बारे में पढ़ा था तथा यह भी समझा कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप एशिया महाद्वीप का एक विशिष्ट भूभाग है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है एशिया महाद्वीप में अपने सांस्कृतिक और दृष्टिकोण से एक विशिष्ट भूभाग बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत है, राइट, उसके बाद फिर मैदान है, नीचे पठार है, फिर इधर मरुस्थल है। तो इस तरीके से बहुत ही विशिष्ट भूभाग हमको देखने को मिलता है हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप को। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि लेकिन क्या इस उपमहाद्वीप का धरातलीय स्वरूप एक समान है? तो जी नहीं, ये एक समान नहीं है। इस पाठ में हम भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक और धरातलीय बनावट के विभिन्नताओं तथा विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे पर्वत के बारे में देखेंगे, हिमालय पर्वत के बारे में देखेंगे और उसके बाद फिर हम जाके आगे पठार के बारे में, मैदान के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो गंगा जो है मैदान, वहाँ से जहाँ से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो बना है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये हमारे भारत का नक्शा है। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेन इस पे फोकस रहेगा, इस वाले एरिया पे फोकस रहेगा। आज हम बेसिकली जो कवर करने वाले हैं टॉपिक वो हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे आने वाले चैप्टर सीरीज़ में हम यहाँ पे मैदान और फिर पठार और फिर मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कहीं जाके आगे द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक मेन हिमालय पर्वत है, हिमालय के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए आगे हम अगर चलते हैं इसमें, तो आप देख सकते हो कि हिमालय का जो मेन है, अगर हिमालय की बात किया जाए, अगर हम पूरे भारत की बात किया जाए, ये सपोज कि हमारा क्या है, ये भारत है, ये हमारा भारत है, राइट, ये हमारा भारत है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो ये हमारा तो उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। और उत्तर पूर्वी मतलब ए वाला भाग, ये पूरा क्या है हमारे पास, ये पर्वतमाला है जो कि यहाँ पे हिमालय पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इसको बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि उत्तर का विशाल मैदान, मतलब इसके नीचे जस्ट पैर के नीचे जैसे बोलते हैं ना, उसी तरीके से हिमालय के जस्ट नीचे ए वाला जो रीजन है, ए वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं विशाल मैदान। ये हमारा विशाल मैदान है। गंगा ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी का क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं विशाल मैदान। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, जो कि इधर अरावली पर्वत साइड तक है और नीचे पूरा साउथ तक है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा भी हो गया। चौथा समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, यहाँ पे आपको एक द्वीप मिलेगा, यहाँ पे आपको एक द्वीप मिलेगा, ये अंडमान निकोबार है, राइट, ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पे 2 द्वीप है और ये हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। उसके बाद भारतीय मरुस्थल, यहाँ पे आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा राजस्थान वाले क्षेत्र में। तो इस तरीके से जो भारत है वो बहुत सारे विभिन्नताओं से भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, मतलब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? तो हम इसके बारे में, ये जो पर्वतमाला है यहाँ पे, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। फिर कहीं जाके हम मैदान, पठार और फिर मरुस्थल और फिर द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम करते हैं स्टार्ट। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो उसमें बस एक ही पर्वतमाला है, मतलब विशाल जो है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, और हिमालय पर्वत के अंतर्गत बहुत सारे पर्वत आते हैं, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पृथ्वी के किसी भी भूभाग की धरातलीय बनावट और स्थलाकृतियों के बनने में पृथ्वी की 2 शक्तियों का प्रमुख भूमिका है, वे है अंतर्जनित और बहिर्जनित शक्ति। अभी अंतर्जनित और बहिर्जनित क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। अंतर्जनित, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अंतर्जनित मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो क्रियाकलाप हो रहा है ना, उसको बोलते हैं अंतर्जनित। जो बाहर हो रहा है, बाहर जो चेंजेस हो रहा है, बाहर जो बदलाव हो रहा है, उसको हम बोलते हैं बहिर्जनित शक्तियाँ। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होगा। फिर बोल रहा है कि अब ये बताओ कि अंतर्जनित मतलब क्या क्या। तो भूकंप अंतर्जनित हो गया, तुम्हारा जो ज्वालामुखी आते हैं, लावा, मैग्मा तुमको देखने को मिलता है, वो सब क्या होता है, अंतर्जनित होता है।
तो यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी पृथ्वी के भीतर चलने वाली अंतर्जनिक शक्तियों के परिणाम होते हैं जो धरातल पर विभिन्न प्रकार की, यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। धरातल पर वायु, वर्षा, हिम, जल तथा तापमान की क्रियाएं सतत क्रियाशील है जो धरातलीय स्थलाकृतियों में लगातार परिवर्तन लाती है। इन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। मतलब यूं हुआ कि जो बाहर से जो चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे अगर देखा जाए तो जो वर्षा होता है, जो हिम होता है, जो तापमान होता है, वो हमारा होता है बहिर्जनित बल के कारण, और जो भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, वो हमारे अंतर्जनित बल के कारण होता है, मतलब आंतरिक बल के कारण होता है। उसके बाद बोल रहा है कि पृथ्वी का बाहरी आवरण पतल जिसे स्थल मंडल का कहते हैं, राइट। स्थल मंडल क्या होता है आपको पता होगा, आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि स्थल मंडल क्या होता है और फिर हम उसके बारे में फिर देखेंगे। तो स्थल मंडल की हम बात करें अगर यहाँ पे, तो स्थल मंडल, जैव मंडल, उसके बाद अगर हम देखें तो चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हम आ जाते हैं आप अपने व्हाइट बोर्ड पे, चलिए ब्लैक बोर्ड ले लेता हूँ। तो सपोज कि ये हमारा धरातल है, यहाँ पे मैं धरातल बना देता हूँ, यहाँ पे पेड़ लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले ये हमारा धरातल है। यहाँ से अगर नीचे हम जाते हैं कुछ दूरी पे, तो ये सपोज कि यहाँ से 34 किलोमीटर दूरी पे, और 34 किलोमीटर दूरी पे ये हमारा सपोज कि क्या है, इधर हम बना देते हैं इसको अपना, ये हम बना देते हैं क्या, ये हमारा हो जाएगा समुद्र, समुद्री मार्ग यहाँ पे हो जाएगा। अगर समुद्र यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा समुद्री साइड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, कॉन्टिनेंट, मतलब यहाँ पे धरातल हो जाएगा। तो ये 34 किलोमीटर जीरो से अगर हम बात करें तो 0 से 34 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं स्थल, इसको हम सबसे पहले इंग्लिश में तो क्रस्ट बोलते हैं। और यहाँ से जब हम 100 किलोमीटर तक नीचे जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा स्थल मंडल, ऊपर वाला हमारा होता है स्थल मंडल। फिर होता है दुर्बल मंडल, ठीक है, जो कि 700 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से स्थल मंडल और दुर्बलता मंडल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि जो स्थल मंडल है, यहाँ पे हम स्थल मंडल की बात कर रहे हैं, तो स्थल मंडल कहते हैं जो बाहरी आवरण को विभिन्न शैल खंडों से बना होता है, इन्हें प्लेट कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप क्लास 11th में अगर आर्ट लेके पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो अभी हम केवल नाम जानते हैं कि यहाँ पे प्लेट भी होता है, जो 6 प्रमुख प्लेटों और कई छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। जो हमारा पृथ्वी है ना, बेसिकली ये हमारा पृथ्वी है, तो ये 6 बहुत बड़े बड़े प्लेटों, प्लेट इन द सेंस कि आपको खाने वाला प्लेट नहीं, प्लेट मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा प्लेट, जैसे एक कॉन्टिनेंट, एक आपका समझ लेना चाहिए कि महाद्वीप के बराबर एक प्लेट होता है, ठीक है। तो एक महाद्वीप के बराबर एक प्लेट है, इसी तरीके से 6 प्लेट है और कुछ छोटे छोटे प्लेट यहाँ पे उपस्थित हैं पृथ्वी के ऊपर, और वही प्लेट मूव करते रहता है, अपने स्थान से बदलते रहता है। तो वही बोल रहा है कि ऐसी प्रमुख प्लेटों में से एक है भारतीय प्लेट, एक भारतीय प्लेट भी है जो कि जिसके ऊपर भारत स्थित है। ये सभी प्लेट भूगर्भीय बल, मतलब आंतरिक बल, जो अंदर का बल होता है ना, उसके कारण सरकती रहती है, मतलब गतिशील होती है। जैसे अभी पहला प्लेट अगर यहाँ है तो कुछ मिलियन साल बाद, हजारों मिलियन साल बाद वो हल्का यहाँ पे चेंजेस हो जाता है। अब लेकिन ये चेंजेस इतना धीरे धीरे होता है कि आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अभी मैं बताया ना आपको कि मिलियन साल लग जाता है, मतलब बहुत सालों बाद अगर देखा जाए तो 5-10 साल में 1 सेंटीमीटर ये घस सकता है, तो उतना हमें क्या ही चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है, लेकिन ये गतिशील होती है, ये चीज़ आपको सीखने को मिला। इनकी गति का हमें पता नहीं चल पाता है क्योंकि सरकने की प्रक्रिया इतनी मंद होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एक कल्पना ही हम इसका कर सकते हैं। और ये 1 वर्ष में कुछ सेंटीमीटर ही खिसक पाती है, तो इसलिए हमें इसका जो गति है उसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि ये कितना गति करता है, कितना मूवमेंट इसका होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो करोड़ों वर्ष पहले जो भारतीय प्लेट था ना, जिसपे हमारा भारत देश है, भारतीय प्लेट जो है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित था। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था भूमध्य रेखा क्या होता है। जो ये जीरो डिग्री से पास होता है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और हमारा भारत जो है बेसिकली ऊपर वाले में है, नॉर्थ में है, मतलब उत्तर में है। तो ये बोल रहा है कि कुछ मिलियन साल पहले, करोड़ों साल पहले जो हमारा भारतीय प्लेट था वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में था, मतलब इधर की साइड था। लेकिन अभी वो क्या है, तो अभी वो नॉर्थ साइड है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि ये मूवमेंट करते रहता है।
यह आकार में काफ़ी विशाल था और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा था। जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि यहाँ पे आप भारत देख सकते हो, ये हमारा भारत है और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारा भारतीय प्लेट के ही हिस्सा था, लेकिन वो बाद में टूट के अलग हो गया। लेकिन यह प्लेट कई हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। ये ऊपर दिशा में खिसकने लगा और ये दक्षिण दिशा में खिसकने लगा और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों टूट गए। ठीक है, और ये जो भारतीय प्लेट था वो ऊपर जाके किससे टकराया, तो ये इंडियन प्लेट से यूरोपीय प्लेट से जा टकराती है। अगर हम देखा जाए जो हमारा हिमालय का बनावट है, हिमालय बना, तो इधर से हमारा गया क्या, ये भारतीय प्लेट गया और इधर से यूरोपियन प्लेट आया था। और जब यूरोपियन प्लेट आया और भारतीय प्लेट आया तो दोनों एक दूसरे से टकराए और दोनों एक दूसरे से ऊपर उठ गए। मतलब इस तरीके से क्या, तो हमारे पास ये हिमालय का निर्माण कर गए दोनों टकरा के। इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा सागर था जिसे हम तेथिस सागर बोलते हैं। ये जो सागर था ना, ये हमारा तेथिस सागर था और यही तेथिस सागर में जो मलबा जमा हो जाता है ना, अब जैसे जानते हो कि नदी के किनारे भी बहुत सारे गंदगी मलबा जमा हो जाता है, तो ये जो तेथिस सागर में मलबा था, यही मलबा जब दोनों भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट आके टकराती है तो यही मलबा ऊपर उठती है और एक हिमालय पर्वत का निर्माण करती है, जैसा आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आपके बुक में दिया गया है, बुक में क्या दिया है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि बहुत बड़ा सागर स्थित था जिसे हम तेथिस सागर कहते हैं और तेथिस में दोनों प्लेटों पर बहने वाली नदियों द्वारा लाए अवसादों, जैसा कि अभी मैं आपको बताया, मलबा भी बोल सकते हैं, अवसाद भी बोल सकते हैं, जमाव काफ़ी समय से हो रहा था। सागर में जमा हो रहे अवसाद अत्यधिक दबाव के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगे और इस तरह लगभग 5 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। मतलब हिमालय बहुत ही नया पर्वतमाला है जो कि आज से लगभग 5 करोड़ 50 लाख साल पहले बना था। और अगर हम बात करें अरावली पर्वत की, तो अरावली पर्वत बहुत ही पुराना है, बहुत ही मतलब अगर देखा जाए भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत में हम अगर बात करते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कहा जाता है कि हिमालय पर्वतमाला सबसे क्या है, नवीन है, जबकि अरावली प्राचीन पर्वत है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। आज जिस स्थान पर हिमालय खड़ा है वहां करोड़ों साल पहले सागर लहरें बहा रही थी, जो कि तेथिस सागर नाम था। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि हिमालय की कुछ चट्टानों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। इंडियन प्लेट का खिसकना आज भी जारी है। जो इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट था ना, जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूटकर नॉर्थ की ओर खिसक रहा था, वो आज भी खिसक रहा है, उसका खिसकना आज भी जारी है, जैसा कि आपका बुक यहाँ पे बोल रहा है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमारा जो इंडियन प्लेट है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट के नॉर्थ की ओर जाता है और फिर उधर यूरोपियन प्लेट से टकराता है, फिर कहीं जाके हमारा जो हिमालय पर्वत है, जैसा कि आप जानते हो, वो हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हिमालय पर्वतमाला में कई समांतर पर्वत श्रृंखला है। अब अगर कोई आपसे बोलता है कि हिमालय पर्वत है, तो हिमालय में भी बहुत सारे श्रृंखलाएँ हैं, अलग अलग पर्वत हैं। हिमालय की भी अगर हम बात करते हैं तो केवल हिमालय एक नहीं है, हिमालय में भी हम अलग अलग टाइप के उसके देखेंगे, अलग अलग श्रेणी हैं। कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जैसा कि यहाँ पे बता रहा है, और इसमें पार हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। मतलब सबसे ऊपर जो है उसको हम बोलते हैं पार हिमालय। ये जो ऊपर में सबसे ऊपर है ये वाला हमारा पार हिमालय है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके नीचे की, तो हमारा वृहद हिमालय हो जाएगा, ये वृहद हिमालय है। उसके बाद मध्य हिमालय और सबसे नीचे वाला शिवालिक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना, चारों हिमालय का नाम आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अब ये जो ऊपर है ना हिमालय, ट्रांस हिमालय जिसको बोलते हैं, पार हिमालय या ट्रांस हिमालय बोलते हो, उसमें छोटे छोटे पर्वत भी है जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला और जास्कर, लद्दाख आप नाम याद रख सकते हो, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। पश्चिम से पूर्व तक फैली वृहद हिमालय या हिमाद्री, जो दूसरे नंबर पे है ना वृहद हिमालय, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जो क्या है कि पश्चिम से पूर्व तक फैली वृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी नेपाल में अपनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 स्थित है।
ये जो वृहद हिमालय है, ये जो वृहद हिमालय ऐसे आता है, ये नेपाल में मतलब दुनिया के सबसे बड़े बड़े यहाँ पे चोटियाँ देखने को मिलता है, जो कि विश्व की 14 सबसे बड़ी चोटियाँ हैं, जिसमें से 9 नेपाल में ही स्थित है और ये वृहद हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और इसमें प्रत्येक की ऊंचाई अगर देखा जाए तो 7,900 मीटर से अधिक ही है, मतलब 8 किलोमीटर आप लगभग मान सकते हो कि सबका ऊंचाई लगभग 8 किलोमीटर है। इसमें धौलागिरी, चोयू, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, वो भी नेपाल में ही स्थित है, जैसा कि आपको पता है। ये चीज़ आप याद रखना, धौलागिरी, चोयू, माउंट एवरेस्ट, मकालू एवं कंचनजंगा प्रमुख हैं। ये कम से कम जितना नाम आपके बुक में दिया है उतना नाम तो आप याद ही रखेंगे। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 8,848 मीटर। ये जीके का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। आंतरिक या मध्य हिमालय हिमाचल भी कहलाता है। उसके बाद जो तीसरा, पहला हम क्या पढ़े, पहला हम ट्रांस हिमालय पढ़े, ये जो पहला है वो ट्रांस हिमालय पढ़े। उसके बाद वृहद हिमालय पढ़े। वृहद हिमालय के बाद यहाँ पे क्या है, हिमाचल या हिमाद्री बोल सकते हो। तीसरा जो हमारा हिमालय है वो हिमाचल या हिमाद्री कहलाता है और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का मध्यवर्ती भाग है, मतलब एकदम बीच में अगर देखा जाए तो वो मध्यवर्ती भाग होता है। यह श्रृंखला उत्तरी पाकिस्तान, उत्तर भारत, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। मतलब यूं कि ये स्टार्ट होता है यहाँ से, आप यहाँ पे देख सकते हो, चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये स्टार्ट होता है यहाँ से और ये ऐसे करते करते यहाँ इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश तक फैल जाता है। और बेसिकली ये कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये होता है यहाँ पाकिस्तान वाले क्षेत्र से और ये भारत के ऐसे जाते जाते नेपाल, सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ऐसे फैल जाता है। इसे हम बोलते हैं हिमाचल या हिमाद्री। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो इसकी औसत ऊंचाई जो है 3,700 से 4,500 मीटर तक है। शिवालिक हिमालय सबसे निम्न भूभाग पे है। इसके बाद जो नीचे का आता है ना, इसके बाद जो हम हिमाचल के नीचे देखते हैं ये वाला रीजन, ये हमारा शिवालिक है, जो कि बहुत ही छोटा है, मतलब ज़्यादा ऊंचाई तक फैला नहीं है और बहुत ही कटा फटा क्षेत्र है। और यहीं से ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जितना भी नदियाँ निकलती है इसी कटे फटे एरिया से यहाँ से निकलती है। तो हम बोल सकते हैं कि शिवालिक हिमालय सबसे निम्न भूभाग है। शिवालिक का दक्षिण हिस्सा जो है मैदान की ओर तीव्र ढलान वाला है, मतलब उसके जस्ट नीचे, जैसे बोलना चाहिए ना पाँव के नीचे, तो उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि शिवालिक के जस्ट नीचे से मैदान स्टार्ट होता है और यही यहाँ पे बोल रहा है कि मैदान की तीव्रता ढलान होता है। इसके उत्तर की ओर समतल भूमि वाली घाटी या बेसिन है जिसे दून कहा जाता है, जैसे देहरादून हो गया। ठीक है, देहरादून ऐसी घाटी में बसा एक प्रमुख शहर है, ये एग्जाम्पल दे सकते हो। हिमाद्री और पीर पंजाल के अगर यहाँ पे देखिए, ये आपको हिमालय का कुछ दिया गया है, जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे कुछ ऊंचे पर है, फिर उसके बाद कुछ नीचा स्थान है, फिर यहाँ पे कुछ खाली स्थान है। इसी तरीके से यहाँ पे बर्फ़ जमा रहता है और यही चीज़ यहाँ पे नदी बनते हुए निकलता है आगे। फिर क्या बोल रहा है कि बीच स्थित खूबसूरत कश्मीर घाटी है और इन्हीं के बीच में कश्मीर का जो घाटी है इन्हीं मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है, बहुत ही सुंदर, आप जैसा कि जानते हो। यह एक अंतर पर्वतीय घाटी है। अगर हम बात करें अंतर पर्वतीय घाटी क्या होता है, तो ये हमारा अगर दो पर्वत हैं यहाँ और इसके बीच में अगर कोई स्थान है यहाँ पे घाट के दोनों घाटों के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं अंतर पर्वतीय घाटी है। इस घाटी से होकर सर्पाकार झेलम नदी जम्मू और कश्मीर के विशाल मीठे पानी की वुल्लर झील से होकर निकलती है। ये क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज में पूछ सकता है कि मीठे पानी का झील किसे कहते हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है कि मीठे पानी वाला झील कौन सा है, तो आप यहाँ पे आंसर बता सकते हो कि वुल्लर झील ऐसा है जो कि जम्मू और कश्मीर के विशाल मीठे पानी की झील के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यावरण और मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि हम कल से ही यहाँ पे देखते आ रहे हैं। ठीक है, हिमालय कई प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। आप जानते ही हो कि हिमालय में जो शिवालिक वाला पार्ट है वो बहुत ही कटा फटा है, तो वहाँ से बहुत सारे जो नदियाँ हैं उसका उद्गम वहाँ से होता है।
इसमें गंगा का नाम लिख सकते हो, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सबसे बड़ी नदियां हैं। ये केवल मैं बड़ी नदियों की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें देखा जाए तो इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी हैं, मतलब सहायक नदियां भी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे नदियां वहाँ से निकलते हैं। बट मेजर अगर हम बड़े बड़े नदियों की बात करें तो वो गंगा है, यमुना सॉरी गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र, ये चीज़ आप 3 नाम दे सकते हो। तीस्ता व मानस जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदियां हैं, जो इसको हम बोलते हैं सहायक नदियां, तो ये तीस्ता और मानस ब्रह्मपुत्र की नदियां हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। अब फिर अगर हम सिंधु की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज सिंधु तंत्र की, और यमुना, काली, कर्णाली, राप्ती, गंडक, गोमती व कोसी गंगा तंत्र की नदियां हैं। मतलब आपको किसी एग्जाम में आपको सहायक नदियां भी पूछता है तो इसके सहायक नदियां आप याद रखेंगे, कौन किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। उत्तर भारत के बहती समस्त नदियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान का निर्माण करती है। अब ये बताओ, यहाँ से अगर ये यहाँ से जा रहा है, सपोज 1 सेकेंड, अगर यहाँ से ये नदियाँ जा रहा है तो इसके साथ ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मलबा लेके जाएगा, मिट्टी लेके जाएगा। अब यहाँ पे छोड़ दिया, बगल में ये छोड़ते जा रहा है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये तो हो जाएगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले एरिया को बोलेंगे कि ये जो अगर सिंधु नदी जा रहा है तो हम बोलेंगे कि सिंधु का ये मैदान है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिंधु का मैदान। उसी तरीके से गंगा अगर नदी जा रहा है, गंगा से बना है, तो उसको हम बोलेंगे गंगा का मैदान। अगर उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र से जा रहा है, ब्रह्मपुत्र बना रहा है, तो हम बोलेंगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बर्फ की नदी हिमनद किसे बोलते हैं, मतलब बर्फ की नदियाँ। अब आप जानते हो कि हिमालय जो उत्तरी साइड है वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत ही कम रहता है। तो अब जब टेम्परेचर कम रहेगा, ताप कम रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्फ़ बन जाएगा। और बर्फ़ की नदियों के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अत्यधिक ठंडे प्रदेशों अथवा ऊंचे पहाड़ों पर पानी की बजाय हिम की वर्षा होती है। वहाँ पे पानी बरसने से पहले ही जम जाता है हिम के रूप में। तो यही बोल रहा है कि हिम की वर्षा होती है। इस पर्वत में हिम धुनी हुई रुई की तरह गिरता है। आप रुई देखे होगे ना, धुनी हुई, जो बिस्तर में अगर आता है बेड में, तो आप देखे होगे कि वो एकदम हल्का हल्का ऐसे गिरते हुए, अगर ऊपर से गिराया जाए तो ऐसे गिरते हुए दिखाई देता है, धूल की तरह, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है। तो उसी तरीके से बोल रहा है कि जो बर्फ़ की वर्षा होती है उसको हम धुनी हुई रुई की तरह बोल सकते हैं, वो गिरता है। किंतु ज़मीन पर गिरने के बाद दबाव के कारण सघन हो जाता है और इसका कुछ अंश कठोर बर्फ़ का रूप ले लेता है। अब जब ज़मीन पे गिरेगा, जो यहाँ पे धूल की तरह गिर रहा था, वो जब ज़मीन पे गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा और ये ठोस रूप में हो जाएगा, जो कि बर्फ़ का रूप ले लेगा। इस खिसकते हुए बर्फ़ को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं। आपने ग्लेशियर का नाम सुना ही होगा, और जो कि आज बहुत ही बड़ा एक हमारा बोलना चाहिए कि खतरा टाइप का बन रहा है कि ग्लेशियर का पानी, जो ग्लेशियर का बर्फ़ है वो पिघल रहा है टेम्परेचर की वजह से। तो वो उसी को हम बोलते हैं हिमनद और ग्लेशियर, जो कि बर्फ़ के रूप में बन जाता है बरसने के बाद। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नदियों की तरह हिमनद भी घाटियों से होकर बहता है। नदी भी हिमनद की तरह ही घाटी से होकर बहता है, और अर्थात अगर यहाँ पे देखा जाए तो हिमनद बर्फ़ की नदी है जिसका स्रोत हिम क्षेत्र है। हिमालय में अनेक हिमनद है। अब ऑब्वियसली बात है, हिमालय में टेम्परेचर कम है तो हिम ही पड़ेगा, राइट, मतलब वहाँ पे बर्फ़ की वर्षा ही होगी। तो इस तरीके से ऊपरी जो क्षेत्र है, कश्मीर वाले, हिमालय वाले क्षेत्र में, तो वहाँ पे हिमनद होती है। तो ये हमारा हिमनद वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लद्दाख घाटी के बारे में, तो उसके बाद उत्तराखंड घाटी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ही बार सारे घाटी को पढ़ा दूँ, और आज का हमारा टाइम भी लगभग ओवर होने वाला है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आज हम कहाँ तक कवर किए, एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। तो आज हम यहाँ ये बर्फ़ की नदी हिमनद तक पढ़े हैं। कल के लेक्चर में हम कश्मीर घाटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कश्मीर घाटी से हम स्टार्ट करेंगे और फिर आगे जाके सारा घाटी कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। कश्मीर के घाटी के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। उसके बाद उत्तराखंड के बाद पशुपाल के लोग पढ़ेंगे। ये सब चीज़ हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे और फिर भूस्खलन के बारे में भी पढ़ेंगे।
फिर जाके कहीं पूर्वी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूर्वी हिमालय बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल आपको थ्योरी है जो कि यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।